सो अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री। अब साइंटिस्ट ने बहुत साल पहले ये क्या एक्सेप्ट किया कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? वाटर से। वाटर में भी पहले इनिशियली उन्होंने देखा कि लाइफ ओरिजिनेट होती थी ओशन से। अब जैसे जैसे वेदर एंड क्लाइमेट चेंज हुआ होता गया, पानी कम होता गया, तो लाइफ कहाँ मिलने लगी? स्मॉल पूल्स में। अब स्मॉल पूल्स का एक मेजर एग्जांपल है हॉट स्प्रिंग्स। अब हॉट स्प्रिंग्स में अगर देखा जाए तो लद्दाख में पुग्गा वैली एक जगह है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स देखे गए हैं। अब हमें पता है लद्दाख में बहुत एक्सट्रीमली ठंडा इन्वायरमेंट या क्लाइमेट होता है, माइनस में भी टेम्परेचर जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में वो रख सकते हैं ताकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए। अब इतने ठंडे क्लाइमेट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हॉट स्प्रिंग्स में जो है ऑर्गेनिजम्स रहने लग जाते हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स हीट और टेम्परेचर एंड फाइल्स मीन्स लविंग। सो हीट लविंग जो बैक्टीरिया जो है, मेन हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में भी क्योंकि यही हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, तो दैट आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स दैट आर यूनिसेलुलर इन नेचर। यूनिसेलुलर मीन्स यूनी मीन्स मेड अप ऑफ वन सेल ओनली। सो ये कुछ लाइन्स है जो आप ही के एनसीईआरटी में है, सेम जो मैंने अभी बताया कि साइंटिस्ट ने जो है देखा कि वाटर में जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, पहले ओशंस में, फिर पूल्स में, फिर हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग्स में एग्जांपल था बुग्गा वैली का जो हाईली ठंडे टेम्परेचर में खुद को हाई टेम्परेचर में रख सकता है, और उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया है, उनको हम क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल्स दैट आर हीट लविंग और टेम्परेचर लविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा साइंटिस्ट ने एक और चीज फाइंड की कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हॉट स्प्रिंग्स के आसपास डिपॉजिट हो जाता है। अब ये डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, वो जो हॉट स्प्रिंग है वो हाईली प्रोटेक्टेड हो जाता है हार्मफुल रेडिएशन से, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो काम करता है एक बैरियर का। तो यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट व्हाट इज सेल। अब सेल हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स, फिशेस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ये सब किससे बने होंगे? सेल से। अब सेल में भी होंगे दो टाइप्स, जिन एक होगा यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के बारे में मैंने आपको पहले बताया, यूनी मीन्स वन, मेड अप ऑफ वन सेल। इसका एग्जांपल है यीस्ट एंड बैक्टीरिया, और एक जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है जो हम सबको पता है दैट इज अमीबा, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ वन सेल ओनली। अब इसके अलावा सेकंड जो मैंने टाइप बताई आपको, मल्टी सेलुलर सेल। मल्टी मीन्स मल्टीपल, मीन्स मोर देन वन, एंड इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन, फिशेस, बर्ड्स, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब मल्टी सेलुलर सेल बने कैसे होते हैं? आई मीन इनकी जो बॉडी है वो कैसे बनी होती है? सो जो बहुत ही सारे सेल्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मिलके सेम फंक्शन करे तो वो क्या हो बन जाएंगे? टिश्यूज। उसी तरह अब अगर सेम ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके सेम फंक्शन करे तो वो क्या बन जाएंगे? ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सेम सिस्टम के लिए काम करे तब उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो वो बनाएंगे एक बॉडी को चलने लायक बना देंगे। चलने लायक मीन्स नॉर्मल चलना नहीं, ताकि वो सर्वाइव कर पाए, वो सांस ले पाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, वेस्ट मटेरियल अच्छे से जाए, डाइजेशन अच्छे से हो जाए, ये सब सिस्टम चलने के लिए, ताकि एक बॉडी जिंदा रह पाए, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब एक एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो ऑर्गन्स में अगर हमने एग्जांपल देखा, नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, लंग्स, ये जो ऑर्गन्स है किसके लिए काम करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इसी तरह अगर हमने बात की किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब चीजें मिलकर किसके लिए काम करती हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए। इसी तरह और भी सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके लिए हमारा हार्ट और बॉडी और वेन्स और मसल, वेन्स, आर्टरीज एक्सेट्रा, ये सब काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हो गया, इसके अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम,
तो ऐसे जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तब ये क्या बनाते हैं, एक बॉडी को सर्वाइव करने लायक बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन सब सिस्टम को हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, और इन सब से क्या बनेगी, हमारी बॉडी चलने लायक या सर्वाइव करने लायक बन जाएगी। तो अब ये कुछ लाइन्स आप ही की एनसीईआरटी की, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म सेल के साथ बने होते हैं। जो सेल है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिक लेवल ऑफ विच लाइफ। ऐसी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। उसकी बेसिक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। उसके अलावा बैक्टीरिया या जो यीस्ट है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल क्या है, प्लांट, फिशेस, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाएंगे टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। उसके अलावा ये रहा एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी बता दिया। सो ये सब समझने के लिए इतना कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल डेफिनेशंस है। उसके अलावा अगर हम देखें, अब जितना हमने पढ़ा कि एक सेल से ही हमारे टिश्यूज बने, उसी से हमारे ऑर्गन्स बने, उसी से हमारे ऑर्गन सिस्टम बने, उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेल ने ही हमारी बॉडी की जो बहुत सारे सेल्स ने मिल मिल के जो जुड़ के आगे टिश्यूज और ऑर्गन्स और एंड में बॉडी बना दी, उसी तरह बहुत सारे सेल्स ने मिलके हमारी बॉडी के डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस भी किए। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? यस। अब ये जो डेफिनेशन है ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बेसिक डेफिनेशन है, जो हमने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी की है, अभी भी हम कर रहे हैं, आगे वाली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल है। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज हाउ टू स्टडी सेल। अब सेल बहुत छोटे होते हैं जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट अब इन सेल को स्टडी कैसे करेंगे, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप की हेल्प से करेंगे। माइक्रोस्कोप के बारे में हम सबको पता है, आपके स्कूल्स में भी होंगे, यूज किए जाते हैं। उससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, एक ह्यूमन आई की देखने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बुक है। अब इस बुक को अगर आप अराउंड 25 सेंटीमीटर का बीच में अगर डिस्टेंस होगा तो उस बुक में जो लिखा होगा आप क्लियरली पढ़ लोगे। बट जैसे जैसे आप बुक को अपने पास लेते आओगे, हल्का हल्का आपका विजन ब्लर होता जाएगा। अब अगर आप बिल्कुल इतना पास ले गए फिर तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, इतना ब्लर हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा, आप आइडिया भी नहीं लगा पाओगे यहाँ क्या लिखा है। सो इसे क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। एक नॉर्मल ह्यूमन के जो लिमिट है वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड आप आने लग जाओगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब अगर मान लीजिए कि बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही छोटी चीज है, अगर हमें उसे देखना है तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम थॉट हमारे दिमाग में आता है मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो मैग्नीफाई क्या करता है, किसी भी छोटी चीज को हमें एनलार्ज करके दिखाता है। तो अगर हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल हम सेल्स को या एटम्स को नहीं देख सकते, तो उसको हम कैसे देखेंगे, मैग्निफिकेशन की हेल्प से। मैग्निफिकेशन किससे बना, मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई मींस एनलार्जमेंट। सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम करने के लिए या किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर हम आगे बढ़े, ये जो टेबल आपकी की बुक में है कि एक एटम का जो बेसिक एवरेज साइज है वो क्या होगा, 0.1 nm। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का 1 nm, लिपिड एंड प्रोटीन्स का अराउंड 10 नैनोमीटर, राइबोसोम्स एंड वायरसेस का 100 नैनोमीटर, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का अराउंड 1 माइक्रोमीटर। अब ये जितनी चीजें हैं ये हम नेकेड आई से ऑब्वियसली नहीं देख सकते, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये आपके स्कूल्स में यूजुअली अवेलेबल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो आप इससे नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक्सट्रीमली हाईली कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए बना होता है। ये यूजुअली हायर लेबोरेटरीज में ही होता है, आपको स्कूल्स में ये यूज करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, ये आपके अभी काम का भी नहीं है, इतना सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लांट सेल, एनिमल सेल, अमीबा। ये सब चीजें जो है ये आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। किस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से। लाइट माइक्रोस्कोप मींस ये वाला माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल्स में अवेलेबल है। इसी माइक्रोस्कोप से आपको वेरियस एक्टिविटीज स्कूल्स में करवाई जाएंगी, जो आप इसके अंदर देख सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा और साइज बड़ा देखा जाए तो फिश एग का साइज ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर होगा, चिकन एग का साइज ऑलमोस्ट 0.1 मीटर का होगा, ह्यूमन हाइट 1 मीटर से स्टार्ट हो जाती है, इनफैक्ट इससे ज्यादा से स्टार्ट हो जाती है।
नीम ट्री, रॉकेट, ये तो और भी बड़े बड़े होंगे। सो जो चीजों को आप नेकेड आई से देख सकते हो उसको क्या बोलेंगे हम, अनएडेड आई। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये चीज बहुत बार पूछी जाती है एमसीक्यूज में या 1 मार्क में बहुत पूछी जाती है कि क्या, कि हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल डिस्कवर किसने किया। सो सेल डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, जो हमने आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, किसमें किया, कॉक में। अब कॉक क्या होता है, ये ट्री है, ट्री का जो तना है उसके उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रंक। अब ट्रंक के अंदर एक जो पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम, कॉक। अब कॉक में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, उसने ऑब्वियसली उसने मैग्नीफाई करके देखा, मैग्नीफाई या माइक्रोस्कोप से उसने देखा तो उसको क्या मिला, और इस इन्हीं सारे सेल्स को, इन्हीं सारे हनीकॉम्ब शेप कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया, सेल। सो सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कहाँ की, कॉक में की। कॉक में उसे क्या देखने को मिला, हनीकॉम्ब शेप के कंपार्टमेंट्स देखने को मिले, और इन्हीं कंपार्टमेंट को उसने नाम दे दिया सेल। अब अगर हम आगे पढ़ें तो ये एक आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट स्टिल हम अगर देखें, अब इन्होंने क्या बोला है कि आप एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेंगे जिसके ऊपर आपको मिलीमीटर या एमएम की जो डिविजन होंगे वो होंगे उसमें। तो उसमें उन्होंने बोला आप क्या करेंगे, एक अनियन लेंगे, अनियन का एक छिलका लेंगे, अनियन पील लेंगे। अब आपको पता है कि अनियन पील है, अगर ये अनियन पील है तो इसके ये आउटर साइड में पिंक कलर, पिंकिश कलर का होगा, बट इसकी जो इनर साइड है उसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट शीट आपको देखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, उस ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट शीट को थोड़ा सा लेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, तो आपको कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। अब ये जो डायग्राम है आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए ये डाला है इस स्लाइड में। सो ये जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर अभी दिखेगा इसे हम क्या बोलते हैं, विजिबल फील्ड। विजिबल मीन्स देखने वाला। विजिबल फील्ड जो आपको इस वक्त दिख रहा है इसके अंदर, इसे हम क्या बोलेंगे, विजिबल फील्ड। विजिबल फील्ड, अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विजिबल फील्ड जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 5 mm, 5 मिलीमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इस डायग्राम में तो 25 सेल्स नहीं है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस जो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको बोला है कि आपको लेट्स से कि आपको 25 इसमें कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए गए या 25 सेल्स दिखाई दिए गए। तो आपको पता करना है इन 25, ये जो 25 सेल्स है इनमें से किसी एक सेल का साइज। तो आप क्या करोगे, ये जो 5 mm है इसको पहले तो आप कन्वर्ट करोगे माइक्रोमीटर में। इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 5000 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम डिफाइन करेंगे म्यू एम से। अब आपको चाहिए एक सेल का साइज, तो आप क्या करोगे, 5000 डिवाइडेड बाय 25। 25 से क्यों किया, क्योंकि 25 आपको टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे थे। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 200 माइक्रोमीटर। तो ये आ गया एक सेल का साइज। अब आपकी बुक में दे रखा है ये फॉर्मूला कि एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील सेल, इसको आप डिवाइड करोगे डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड। ये जो आपका फील्ड दिख रहा है इसके डायामीटर को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ सेल्स के साथ। नंबर ऑफ सेल्स आपको कितने दिखाई दिए थे, 25। तो 5000 डिवाइडेड बाय 25, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 200 माइक्रोमीटर। कितना समझ आया। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये जो टाइप्स ऑफ सेल्स है ये हमें आपकी बुक में थोड़ा सा आगे जाके, बट मुझे पहले करवाना जरूरी लगा इसलिए मैं आपको पहले अभी करवा रही हूँ। सो माइक सेल्स दो तरह के होंगे, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ट्रू न्यूक्लियस मींस एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड जो है मेम्ब्रेन हो, बट इसमें नहीं होगी, लेकिन यूकैरियोट में होगी। सो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस। साइज क्या होगा इसका, स्मॉलर होगा, यूकैरियोट्स का लार्जर होगा। डीएनए जो होगा वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमेगा और सर्कुलर शेप में होगा। साइटोप्लाज्म अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये प्रोकैरियोट सेल है, ये जो है पूरा इसमें अंदर लिक्विड भरा है जिसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, वैक्यूल्स होंगे, गोल्गी एपरेटस होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस जैसे ये बहुत सारी चीजें होंगी उसी तरह इसके अंदर क्या होगा, डीएनए भी ऐसे ही घूम रहा होगा।
बट यूकेरियोट्स में डीएनए ऐसे नहीं घूमेगा। डीएनए क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। अभी न्यूक्लियस के अंदर कैसे होगा वो हम इसी चैप्टर में आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट सेल्स जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स मैंने अभी अभी नाम लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, ये जितनी भी चीजें होंगी इनके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसके अगर फॉर एग्जांपल अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके आसपास कोई भी इसको सेव करने के लिए मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो क्या होगा, ये एब्सेंट। लेकिन यूकेरियोट में ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी। हर चीज के आसपास आपको लेयर्स मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। सेल डिवीजन की बात की जाए तो सेल डिवीजन यहाँ पे कैसे होगी, बाइनरी फिशन के थ्रू। अब बाइनरी, बाय मीन्स टू, तो सेल कैसे यहाँ डिवाइड होगा, अगर ये सेल है प्रोकैरियोट सेल है तो ये डिवाइड होगा टू में, एक यहाँ और एक यहाँ। उसी तरह ये भी टू में डिवाइड होगा, एक यहाँ और यहाँ से भी एक यहाँ और ये भी आगे जाके दो सेल्स बनाते जाएंगे। तो अगर ऐसे टू डिवीजन होती जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन। लेकिन जो यूकेरियोट सेल है उसमें डिवीजन कैसे होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू। अब माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है हम इसी चैप्टर में के लास्ट में इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि डिवीजन कैसे होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू। अब कंप्लेक्सिटी, कंप्लेक्सिटी में क्या है, जो प्रोकैरियोट है उनका स्ट्रक्चर मोस्टली सिंपल ही होगा, बट यूकेरियोट में एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स में आता है बहुत सारे बैक्टीरियाज, बट जो यूकेरियोट्स है वो उसमें आएगा मल्टी सेलुलर। अब मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही बनाएगा। उसके अलावा इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड आर्किया, और यूकेरियोट में एग्जांपल है प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में आपको आ रहा है यहाँ पे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों क्या है, यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स क्यों है, दोनों मल्टी सेलुलर है, दोनों के पास न्यूक्लियस है। सो अब हम देखेंगे दोनों, वैसे तो इसमें बहुत सारी डिफरेंस है, बट मेजर जो हम दो डिफरेंस जो हम देखेंगे, एक जो मेजर डिफरेंस होगी सेल वॉल की, दूसरी डिफरेंस होगी क्लोरोप्लास्ट की। इन दोनों के अलावा बाकी जितनी भी कंटेंट्स आपको इसमें दिखाई देंगे वो ऑलमोस्ट सेम है। मेजर ये दो डिफरेंस है। अब सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब सेल वॉल जो है, प्लांट में सेल वॉल करता क्या है, प्लांट में सेल वॉल क्या करेगा, उसे एक स्टेबिलिटी देगा, उसे रिजिड बनाएगा, हार्ड बनाएगा। बट एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, ह्यूमन बॉडी हार्ड होती है बट उसके अलावा फ्लेक्सिबल भी तो होती है। सो प्लांट सेल में जो है सेल वॉल, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है सेल वॉल होगी, पर एनिमल सेल में नहीं होगी। अब सेकंड जो एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एनिमल सेल में आपको पता है कि प्लांट सेल में आपको पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें जो मेजर हम तो कहते थे कि प्रीवियस क्लासेस में हम कहते थे कि हम लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करती है, बट लीव्स में भी एक्चुअली कौन फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट। अब ह्यूमन को क्या फोटोसिंथेसिस की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन अपना खाना खुद बना के खा लेती है, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लांट को हेल्प कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। ह्यूमंस को क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट भी लीव्स को देता है, ह्यूमन ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। उसके अलावा ये जितनी भी चीजें हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोवैक्यूल, जितनी भी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों सेल्स में। अब अगर हम डिफरेंस देखें, सेल वॉल जो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि प्लांट सेल में होगा, वो उसे शेप एंड सपोर्ट देगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। शेप जो है इसकी फिक्स्ड होगी, इसकी जो है इरेगुलर होगी। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें होगा, प्लांट सेल में क्यों होगा, क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करना है, उसके अलावा ग्रीन कलर देना है। एनिमल्स में एब्सेंट होगा। वैक्यूल्स में जो है, वैक्यूल एक बहुत बड़ा सा वन लार्ज वैक्यूल सेंटर में होगा। ये देखो, ये बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल है जो इस वक्त सेंटर में है। अब ये सेंटर में है बट इसका वैक्यूल साइड में है, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे यहाँ वैक्यूल्स होंगे, बट यहाँ पे एक ही वैक्यूल होगा जो बिल्कुल सेंटर में होगा और बहुत बड़ा होगा।
उसके अलावा जो लास्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस। सो अब अगर हम लास्ट में देखें तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा, बट प्लांट में क्या होगा, न्यूक्लियस स्लाइटली साइड में होगा। क्यों? क्योंकि बीच में इतना बड़ा वैक्यूल है कि वो न्यूक्लियस को साइड पे कर देगा, बट जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस जो है सेंटर में रहेगा। क्या इतना समझ आया? अब ये जो डिफरेंस है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होगी, बट फर्क क्या होगा, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, सेल वॉल, बट एनिमल सेल में नहीं होगा। तो सेल वॉल हम इसके बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हो चाहे सेल मेम्ब्रेन लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, आउटर मोस्ट थिन बाउंड्री होती है, ये हमें पता है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि सेल के अंदर जितने भी कंटेंट है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिविटी परमिएबल है। परमिएबल मींस किसी भी चीज को अलाउ करना अंदर या बाहर आने के लिए, सेल से अंदर या बाहर आने के लिए। उसके अलावा सिलेक्टिविटी मींस सिर्फ कुछ चीजों को, अगर तो यहाँ लिखा हो सिर्फ परमिएबल, तो परमिएबल मींस की सारी चीजों को आने दे, बट सिलेक्टिवली लिखा है तो सिलेक्टिवली मींस सिर्फ कुछ चीज को अंदर या बाहर आने दे, सबको अलाउ नहीं होगा। तो इसका मेन जो एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है ऑस्मोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको समझाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, जो कि है आप लेंगे ये दो बीकर्स, दोनों बीकर में आप डालेंगे, एक बीकर में तो आप डालेंगे प्लेन वाटर और दूसरे बीकर में आप डालेंगे 20% ऑफ सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन। उसके अलावा अब आप क्या करेंगे, आप एक एक या दो पोटैटोस लेंगे, दोनों का बिल्कुल इक्वल साइज, आप दोनों में एक एक डाल देंगे। उसके बाद आप दोनों को 1 आवर तक अनडिस्टर्ब रखेंगे। इसके बाद क्या होगा, पहले तो आपने देखा कि दोनों के साइज और वेट सेम है, बट 1 घंटे के बाद अगर आपने देखा तो ये जो जो हमने प्लेन वाटर में डाला था पोटैटो, उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, पोटैटो जो है स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाएगा। बट ये जो है जिसे हमने सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में डाला था, वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, इसका साइज स्लाइटली कम हो जाएगा, वेट स्लाइटली कम हो जाएगा। क्यों? अब इसका रीजन तो ये है, हमने पढ़ा स्लाइटली सिलेक्टिविटी परमिएबिलिटी के बारे में। तो जो पोटैटो के जो सेल मेम्ब्रेन था, उसने प्लेन वाटर को अलाउ कर दिया था बाहर जाने के लिए भी, अंदर आने के लिए भी। तो ये प्रोसेस अंदर और बाहर वाला कब तक चलता रहा, जब तक बाहर का पानी और पोटैटो के अंदर का पानी बैलेंस ना हो गया हो, इक्वल ना हो गया हो। बट क्योंकि सिलेक्टिवली परमेबल था, तो उसने प्लेन वाटर को तो अलाउ कर दिया सेल मेम्ब्रेन में आने के लिए, बट उसने शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन को अलाउ नहीं किया। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पोटैटो के अंदर का जो ऑलरेडी जो उसके अंदर पानी था वो तो बाहर आ गया, बट इसके अंदर जो सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन था वो पोटैटो के अंदर वापस नहीं आ पाया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, पोटैटो श्रिंक कर गया, उसका वेट कम हो गया। क्या इतना समझ आया? सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब जैसा कि मैंने आपको वो यहाँ बताया था कि ये पानी अंदर और बाहर होने का प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक बाहर पानी की कंसंट्रेशन और पोटैटो के अंदर की कंसंट्रेशन पानी की बराबर ना हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को इजी पढ़ने के लिए, इजी याद रखने के लिए ट्रिक अगर आप कह लो तो आप ये हो सकती है, पानी कहाँ से मूव करेगा, जहां ज्यादा पानी है वहां कम पानी की तरफ मूव करेगा। अगर बीकर के बाहर ज्यादा पानी था, पोटैटो के अंदर कम पानी था, तो कहाँ से पानी मूव हुआ, ज्यादा पानी वाले बीकर से लेकर कम पानी वाले पोटैटो के अंदर गया। उसी तरह डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी ज्यादा हो, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी कम हो। तो टेक्निकली तो ये सेम ऊपर वाला पॉइंट ही हुआ कि कम पानी से ज्यादा पानी से कम पानी की जगह जा रहा है। हाँ, एक चीज जो है थोड़ी सी कभी कभी बच्चे गलत कर जाते हैं, हालांकि ये सिली मिस्टेक है, कि अगर तो यहाँ लिखा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन से अगर ज्यादा डाइल्यूटेड है तो कम डाइल्यूटेड की तरफ जाएगा,
अगर कंसंट्रेटेड है तो लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। क्यों? लेस कंसंट्रेशन मीन्स कि उसके अंदर पानी ज्यादा है, कंसंट्रेटेड ज्यादा होना मतलब कि उसके अंदर पानी बहुत कम है। सो टेक्निकली अगेन वो ज्यादा पानी की तरफ से कम पानी की तरफ जा रहा है। लेस सोल्यूट वैसे ही सेम, अगर सोल्यूट बाहर कम है तो अंदर ज्यादा है तो वो अंदर वाली की तरफ जाएगा, लेस सोल्यूट से कम सोल्यूट की तरफ जाएगा। अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस की जो है डेफिनेशन। Osmosis is a spontaneous passive movement of solvent molecules. Spontaneous and passive means लगातार होने वाली एक्टिविटी जो क्या करेगा, सॉल्वेंट को अलाउ करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर होने के लिए, बट ये जाएगा कहाँ पे? हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। वही सेम चीज जो मैंने पहले बोली, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपकी बुक की। उसके अलावा इसका एक एग्जांपल हो सकता है वाटर ट्रांसफर फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट्स। अब अगर ये प्लांट है, ये प्लांट है और ये रूट्स है, यहाँ सॉइल है। सॉइल में ऑब्वियसली पानी ज्यादा ही होगा, तो वो ज्यादा पानी की कंसेंट्रेशन जो है वो सॉइल में है, तो सॉइल क्या करेगा, रूट्स की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? अपने आप ही जाता है, हमें पता है कि हमें खींच के तो लाना नहीं पड़ता, तो रूट्स के अंदर पानी जाता कैसे है? क्योंकि रूट्स के अंदर पानी कम होता है, इसलिए सॉइल अपना पानी खुद ब खुद ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स के अंदर भेज देता है, ताकि रूट्स और सॉइल में पानी की कंसेंट्रेशन बैलेंस हो जाए। अब हम देखेंगे कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेंट्रेशन। वही जो हमने सेम किया, अब बीकर था, पोटैटो था, दोनों के अंदर पानी की कंसेंट्रेशन पहले अलग अलग थी, बाहर पानी ज्यादा था, अंदर पानी कम था, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके अलावा जो हमने सॉइल और प्लांट की बात की, उसमें भी सेम कि सॉइल में कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा थी, अंदर कम थी। सेम अगेन कि इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन, अगर आपको पता है कि अगर मान लो किसी घर में दो कमरे हैं, एक कमरे में किसी ने परफ्यूम लगाया तो अपने आप दूसरे कमरे में कुछ मिनटों बाद स्मेल आने लग जाएगी कि हाँ किसी ने परफ्यूम लगाया है। क्यों? क्योंकि वो जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफ्यूजन के थ्रू उड़ के खुद ही दूसरे रूम तक पहुंच रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन फॉर एग्जांपल जो हमने परफ्यूम का पार्टिकल्स की बात की, परफ्यूम के पार्टिकल्स हायर कंसेंट्रेशन से कहा जाएंगे लोअर कंसेंट्रेशन तक। ये रूम है, इस रूम में आपने परफ्यूम जो है छिड़का, परफ्यूम छिड़का तो ऑब्वियसली यहाँ पे परफ्यूम की जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है। दूसरे रूम में आपने परफ्यूम नहीं छिड़का तो मतलब यहाँ पे परफ्यूम की कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली लो है या जीरो है, तो क्या होगा, ये कंसेंट्रेशन यहाँ हाई है, तो यहाँ से परफ्यूम की जो पार्टिकल्स है वो लोअर की तरफ जाने शुरू कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। एक एग्जांपल तो ये है परफ्यूम इन एयर। सेकेंड एग्जांपल है कि एक आपने पानी की बाल्टी ली, बाल्टी के अंदर आपने एक ड्रॉप इंक डाल दी, ये भी क्या एग्जांपल है डिफ्यूजन का। अब हम पढ़ेंगे सब सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास तीन तरह के, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसो मीन्स जहां पर तो आपके पास आइसो वर्ड आ गया, आइसो का मतलब हमेशा क्या होता है, आइसो मीन्स सेम। अब सेम है, फॉर एग्जांपल हमने जो पहले एक्टिविटी की पोटैटो एंड बीकर वाली, तो उसमें जब एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, आफ्टर 1 आवर क्या हुआ था, जो फर्स्ट बीकर था उसमें क्या हुआ था, अगर ये बीकर है तो उसके अंदर ये जो पोटैटो है, दोनों की जो वाटर कंसेंट्रेशन थी वो सेम हो चुकी थी। ऑब्वियसली सेम हुई थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऑस्मोसिस होता है तो वो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों की कंसेंट्रेशन सेम ना हो जाए। अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन सेम हो चुकी थी, जब बाहर भी वाटर बराबर था, पोटैटो के अंदर भी वाटर बराबर था, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम। अब नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स जब कोई भी, फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इसके अंदर वाटर है, ये सेल है, अगर सेल के बाहर वाली जो ये जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी और सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो कम होगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। थर्ड जो है हाइपरटोनिक। हाइपर मीन ज्यादा, हाइपर का मीन सबको पता है, हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपर ज्यादा हो गया तो मतलब बीकर के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर है, इसके अंदर ये जो सेल है, सेल के अंदर हाइपर हाइपर हो गया, मींस सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई और बाहर जो है वो कंसेंट्रेशन कम ही रही, तो इसे क्या बोलेंगे हम,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या इतना समझ आया? अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन साइज जो है सेल मेम्ब्रेन का कितना होता है, अबाउट 7 to 10 mm। अब सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, लिपिड से या प्रोटीन से। लिपिड मींस फैट, प्रोटीन का मतलब हम सबको पता है प्रोटीन। लिपिड्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स, इन सब से क्या बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को ही लेके ना एक साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कुछ इस तरह का होता है जो आपकी बुक में है। अब इसमें ये तो है बाइलिपिड लेयर। बाइलिपिड लेयर्स का मतलब क्या है, लिपिड, लिपिड मींस फैट, हमने पहले भी बताया। अब इसे हम बोलेंगे बाइलिपिड लेयर। बाइलिपिड हम क्यों बोलेंगे, बाई मींस दो, एक लेयर यहाँ से ये सारे लिपिड की लेयर्स है या फैट की लेयर्स है, और दूसरी लेयर ये है, यहाँ से ये कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रही है, नीचे की तरफ से ये इस तरह की। तो ये पूरी दो दो लेयर्स है, ये भी और ये भी, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे बाइलिपिड लेयर या फिर लिपिड बाइलेयर, दोनों का मतलब सेम है। तो अब ये जो है इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो सर्कल है, इस ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लविंग। और ये जो टेल है, टेल जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस किससे बना, फोबिया से। फोबिया मींस डरना, तो हाइड्रोफोबिक। उसके अलावा ये जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन्स। ये सारी जो है, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है। सो मेनली वो किससे बनी होगी, लिपिड से, वो भी दो दो लेयर से, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, उसके अलावा प्रोटीन से। अब अगर हम देखा जाए तो ये जो लेयर्स है बाइलिपिड लेयर्स, ये किसका काम करती हैं, गेट कीपिंग का। गेट कीपिंग और सिक्योरिटी का काम करेंगे, ये परमिएबिलिटी का काम करेंगे। अब ये जो डायग्राम है ये देखा जाए तो एक टाइल की तरह लगता है, ये सब टाइल की तरह लगता है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे, मोज़ेक। और इसके अंदर क्या होगा, पूरा लिक्विड, दैट्स वाई क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक से बना है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड। और मोज़ेक क्यों, क्योंकि ये एक टाइल की तरह टाइल की तरह दिख रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सेल वॉल का। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होगी, प्लांट सेल में होगी, एनिमल्स में नहीं होगी। सेल वॉल क्या करेंगी, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होंगी। यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बोला कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड ही होगी। उसके अलावा इसका काम क्या होगा, सेल वॉल का, मेंटेन्स द शेप, कीप द प्लांट फॉर्म, प्लांट को फॉर्म रखना, फॉर्म मीन्स ठोस रखना, उसे मजबूत रखना। उसके अलावा परमिएबल करना, परमिएबल मीन्स किसी भी अंदर आने वाली चीजों को रोकना। उसके अलावा ये बनी किससे होती है सेल वॉल, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज में अब क्या होता है, रफेज। रफेज क्या होता है, हमारे खाने को, ह्यूमन के खाने को डाइजेस्ट करने में काम करता है। हमें कहा जाता है फाइबर लेने के लिए, उसी तरह रफेज लेने के लिए भी कहा जाता है, ताकि हमारे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, वेस्ट मटेरियल अच्छे से बाहर जा पाए। प्लांट्स जो है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज में क्या होता है, रफेज। सेल्यूलोज एक रफेज है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्लांट बेस्ड या वेजिटेबल ज्यादा खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, रफेज, जो खाना डाइजेस्ट इजीली करेगा, अच्छे से करेगा। अब अगर हम देखें, एक एक्टिविटी हुई रोयो लीफ के साथ और चीक सेल के साथ। ये एक तरह का लीफ है। चीक सेल मीन्स हमारे चीक के अंदर, जो इस साइड अंदर की साइड का अगर छोटा सा हम हल्की सी लेयर लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, चीक सेल। अब इसमें इंपॉर्टेंस आपको इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बताई जा रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल कैसे। अब लीफ को क्या किया, पानी के अंदर रख दिया, चीक सेल को भी पानी के अंदर रख दिया, ऑस्मोसिस करवा दी। अब जब ऑस्मोसिस हुई, रोयो लीफ के अंदर कोई भी किसी भी तरह की श्रिंकेज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, पानी तो दोनों में बराबर ही था, बट इसमें श्रिंकेज हुई, चीक सेल में श्रिंकेज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक तो इन्हें रोयो लीफ में जो था वो सेल वॉल थी। सेल वॉल ने क्या किया, पानी को अंदर बाहर तो जाने दिया, बट उसने क्या किया, सेल वॉल, जैसे कि मैंने बताया था कि वो किसी भी प्लांट को स्टेबल रखेगा, फॉर्म रखेगा, साइज को, शेप को फिक्स रखेगा।
अब उसने शेप को फिक्स रखना ही था, तो इसीलिए उसने श्रिंकेज होनी ही नहीं दी। बट चीक सेल में श्रिंकेज हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उसमें सेल वॉल ही नहीं थी। सेल वॉल नहीं होगी तो श्रिंकेज ऑब्वियसली होनी ही थी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। अब हम आगे पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है मेन जो कंटेंट ऑफ एनी सेल होता है, किसी भी तरह का सेल ले लीजिए, उसका मेन कंटेंट क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ही सारे काम होंगे। अब न्यूक्लियस जो है कुछ इस तरह का होगा, अगर उससे बीच में से काटा जाए, वैसे तो वो सर्कुलर शेप में होगा, बट अगर उसको बीच में से काटा जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब न्यूक्लियस के आसपास जो है कवरिंग होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर और बाहर की भी चीजें जाएंगी, बट वो जाएंगी कैसे? न्यूक्लियर को आउटसाइड में ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे, इसकी वजह से अंदर या बाहर भी चीजें जा सकती हैं, क्योंकि ये भी परमेबिलिटी शो करेगी। उसके अलावा न्यूक्लियस किस काम आता है? राइबोसोमल यूनिट्स को बनाने में काम आता है। राइबोसोमल यूनिट क्या होता है? राइबोसोम से बना होता है। अब राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स का एक पार्ट, यूनिट क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि इसमें पूरा न्यूक्लियस राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियस नहीं बनाएगा, वो सिर्फ राइबोसोम का एक पार्ट बनाएगा। एक पार्ट बन गया न्यूक्लियस के अंदर, एक पार्ट बन जाएगा राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। दोनों मिलके क्या बना देगी? एक कंप्लीट राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या करेगा? आगे जाके प्रोटीन बना देगा, जो प्रोटीन ऑब्वियसली हमारी या प्लांट की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चाहिए। उसके अलावा अगर हम अब देखा जाए तो अगर न्यूक्लियस को हम बीच में से काटते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अराउंड क्या होगा? क्रोमेटिन। अब इस क्रोमेटिन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो क्या है? क्रोमेटिन के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम्स। Chromosomes are the most important and crucial part of any living organism. क्रोमोसोम क्या होंगे? वो कुछ इस शेप में होंगे, इसे क्या बोलते हैं? रोड शेप्ड। क्रोमोसोम के पास क्या होगा? डीएनए। डीएनए सबको पता क्या होता है? डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स, जो किसी भी एक पेरेंट से उसके बेबी में या उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जब जीन्स जाएं तो वो किसकी हेल्प से जाते हैं? डीएनए की हेल्प से। पेरेंट्स की शक्लें एग्जैक्टली तो नहीं, बट कुछ तरीके से उसका आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, फेस स्ट्रक्चर हो गया, कोई हैबिट हो गई, ये सब चीजें बच्चों के साथ कई बार बहुत बार रिलेट करती हैं, बट किस वजह से कर पाती हैं? डीएनए या जीन्स की वजह से। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डेफिनेशन है डीएनए की। क्या इतना समझ आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्रोमोसोम्स एंड डीएनए एंड जीन्स एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे यूकेरियोट में। तो हमें पता लग गया कि न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर होगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होगा डीएनए, डीएनए के अंदर होगा जीन्स, जो जाएगी वन जनरेशन टू अनदर। ये तो होगा यूकेरियोट्स में, मल्टीसेलुलर में। पर प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आएगा? न्यूक्लियोट्स से। उसके अंदर प्रॉपर डीएनए फॉर्म्स नहीं होंगे, न्यूक्लियोट से होंगे। अब नेक्स्ट हम जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आपके इस चैप्टर में कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा, बट राइबोसोम का मेन जो काम है वो क्या है? प्रोटीन बनाने का। इसीलिए हम इसे बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम कहाँ लगे होते हैं? ईआर। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए राइबोसोम कहाँ लगे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।